नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा के पानीपत की है। दोस्तों, पानीपत में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे कुछ लोग महाकुंभ में जाने की तैयारी करते हैं। तो उसमें एक सुनीता देवी नाम की लेडी होती है। वो भी अपने पास पड़ोस वालों के साथ आने के लिए महाकुंभ में तैयार हो जाती है। और 5 से 6 लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि हमें महाकुंभ में जाके डुबकी लगाना है, गंगा दर्शन करने हैं। और क्योंकि महाकुंभ इसमें बहुत ही फेमस है, और ऐसा मतलब देश की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से लोग महाकुंभ में आ नहीं रहे हैं। और यही सब सोच के ये लोग प्लानिंग करते हैं और महाकुंभ में जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। तो सुनीता के जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, और उनकी सुनीता की एक लड़की होती है जिसका नाम दीपा होता है। और उनके यहाँ एक दीपा की आजी होती है, मतलब सुनीता की सास होती है, जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है। वो कान से कम उनको सुनाई भी देता है, और थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत भी होती है। तो सुनीता आके दीपा से बोलती हैं कि बेटी, मैं महाकुंभ जाने वाली हूँ, और महाकुंभ जाने पर मुझे कम से कम वहाँ 4 से 5 दिन आने जाने में, और वहाँ पे जो भी समय लगे, मतलब 4 से 5 दिन टोटल लग जाएगा। तो इस बीच आपको अपनी दादी की दवाओं का और खाने का सब कुछ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो दीपा बोलती है ठीक है मम्मी, आप जाइए और मैं ये सब ख्याल रख लूँगी। तो बोलती है ठीक है, पहली बार मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस घर की देख रेख करना। मतलब कोई मुझे शिकायत ना मिले आने के बाद कि आपने कुछ मतलब कुछ भी आपने गलत किया। तो वो बोलती है नहीं, आप जाइए, आराम से आप जाइए, महाकुंभ में संगम में जाके स्नान कीजिए, और मैं घर पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, सुनीता फिर अपने ग्रुप के साथ महाकुंभ के लिए निकल जाती है, और दीपा अपने घर पे अकेले ही रहती है। उसके बाद दोस्तों, दीपा की शादी एक जगह फिक्स होती है। जिस लड़के से दीपा की शादी फिक्स हुई रहती है उसका नाम रवि होता है। और रवि इनके यहाँ बहुत पहले से आता जाता है, उनके घर वालों को भी सबको इस बारे में मालूम था। और तो रवि को कोई दिक्कत होती नहीं थी, कभी भी वो दिन में आता था इनके घर घूमने टहलने, क्योंकि इनके घर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर उसका घर हुआ करता था। दोस्तों, फिर दीपा रवि को फोन करती है और उससे बातचीत होती है उसकी, और फिर लास्ट में बोलती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है। तो रवि बोलता है क्या सरप्राइज है? तो बोलता है कि आपके लिए सरप्राइज भी है, गुड न्यूज भी है, कुछ भी आप उसे समझिए। तो बोलता है क्या बात है बताइए। तो बोलती है माता जी हमारी गई हैं कुंभ, और वहाँ से वो 5 से 6 दिन के बाद आएंगी, तो आज आप हमारे घर आ सकते हैं। तो रवि फिर बहुत खुश होता है कि अभी तक तो दिन में ही जाते थे मुलाकात करने, लेकिन आज जो है रात में भी हम जाएंगे मुलाकात करने, मिलने। और वो फिर प्लानिंग करता है, बोलता है ठीक है, मैं 9 से 10 बजे तक आ जाऊंगा। फिर दीपा जो है अपनी दादी को खाना पीना खिला देती है, दवा ववा जो भी होता है उनको खिला देती है, खिला के उनको 8 साढ़े 8 बजे तक सुला देती है। और फिर 9 बजे रवि का वेट करती है कि रवि अब आएगा। उसके बाद रवि 9 बजे के बाद इनके घर पे आ जाता है, लेकिन रवि अकेले नहीं आता है, रवि अपने मित्र को लेके आता है, और इनके मित्र का नाम दिनेश होता है। तो दीपा देखते ही बिल्कुल चौंक जाती है कि मैंने आपको अकेले बुलाया था, आप 2 लोग क्यों आए हो, आप इनको क्यों लेके आए हो? तो रवि बोलता है कि आप परेशान ना होइए, ये हमारा मित्र है, बचपन का मित्र है, ये मतलब हमारे साथ हमेशा ही रहता है। तो वो बोली कि अभी तक तो आप इसको हमारे यहाँ कभी नहीं लेके आए, ना ही कभी इसके बारे में आपने चर्चा की। तो कौन सा आपका बचपन का मित्र है जो आपके साथ हमेशा आता जाता है? तो बोला कि हो सकता है मैं आपसे चर्चा ना किया हूँ, लेकिन ये हमारा बहुत ही लंगोटिया मित्र है। तो बोलती है ठीक है, लेकिन इनकी यहाँ पे क्या ज़रूरत है, आप इनको यहाँ पे क्या क्यों लाए हो? तो बोलता है ठीक है, चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बोली नहीं, आप लाए क्यों हो, आप इनको तुरंत यहाँ से वापस भेजिए। तो बोलता है कि ठीक है, आप ज़रा चाय हमको बना के लाइए, हम लोग ठंडी में आए हुए हैं तो बिल्कुल ठंडा गए हैं,
20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद यहाँ पे हम आए हैं। तो ज़रा एक एक कप चाय पिला दीजिए, चाय चाय पी के इसको फिर हम भेज देंगे। तो दीपा बोलती है ठीक है। तो उसको लगता है कि ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो चाय पिला के उसको भेज देगा। फिर वो किचन में जाके चाय बनाती है और 3 कप चाय लेके आती है। एक एक कप वो उन लोगों को देती है, एक कप खुद पीती है। जिस समय वो चाय बना रही थी तो दोनों लोग आपस में फिर बातचीत करते हैं। तो ये रवि दिनेश से बोलता है कि आप चाय पी के निकल जाइएगा और मैं सुबह आऊँगा। तो दिनेश बोलता है ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम इतना मेहनत करके आए हैं, इस ठंडी में गाड़ी चला के आए हैं और हम जाएंगे नहीं ऐसे। तो बोलता नहीं यार, चाय पी के आप निकल जाइए, नहीं तो हमारी बात खराब हो जाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं देता है, बोलता है ठीक है अभी देखते हैं। फिर उसके बाद चाय वाय लोग पी के फिर दीपा बोलती है जाइए अब इनको बोलिए जाने के लिए। तो बोलता है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे रहूंगा। दोस्तों, दिनेश को वापस भेजने के लिए रवि और दीपा में बहस होने लगती है कि आप लाए ही क्यों, आखिर क्या सोच के लाए हैं, आप इन्हें वापस भेजिए तुरंत और आप भी जाइए साथ साथ में, अब यहाँ पे आप दोनों लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो रवि बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो आप दिनेश को भी हमारी तरह ही समझिए, हम तीनों लोग रात में एंजॉय करेंगे। दीपा ये चीज़ सुन के बिल्कुल भौचक रह जाती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो दीपा बोलती है रवि आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ और अपने होने वाली बीवी के बारे में कौन ऐसे बोलता है, क्या मैं बांटने वाली चीज़ हूँ कि आप मुझे बांटोगे किसी और के साथ। तो रवि बोलता है कोई नहीं, वो जैसे आपके लिए मैं हूँ वैसे दिनेश भी है, वो मुझसे अलग नहीं है। तो बिल्कुल दीपा के समझ से बाहर था ये चीज़ कि ये आखिर बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो दीपा और क्रोधित हो जाती है, गुस्से में लाल हो जाती है कि आप दोनों लोग जाइए यहाँ से, और थोड़ा सा वो तेज तेज बोलने लगती है। उसकी दादी बगल वाले कमरे में ही सो रही थी, लेकिन उसे कान से थोड़ा सा कम सुनाई देता था, इसलिए उसके पास तक आवाज जाके भी वो सुन नहीं पा रही थी। इन तीनों लोगों में बहस होता है और बहस इस कदर हो जाता है कि रवि दीपा को धक्के देके बेड के ऊपर गिरा देता है और बेड के ऊपर गिराने के बाद 2-3 थप्पड़ उसको मारता है। फिर दिनेश और रवि मिलके दीपा का हाथ और पैर बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़े ठूंस देते हैं। तो वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती थी, आवाज भी अगर वो बोलना चाहती थी तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। फिर दीपा को अंदाजा हो गया कि रवि अच्छा इंसान नहीं है और मैंने जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया वो विश्वासघाती है। लेकिन दीपा पूरी तरीके से फंस चुकी थी, उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि उसके हाथ पैर बच चुके थे। उसके बाद दोस्तों रवि और दिनेश दीपा के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं और रात भर उसे टार्चर करते रहते हैं और यहाँ तक कि दीपा बिल्कुल बेसुध हो जाती है, फिर भी उसे वो छोड़ते नहीं हैं। पूरी रात उसे दरिंदे की तरह नोचते रहते हैं, चाह के भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। धीरे धीरे वो बेसुध होके मतलब हो चुकी थी, वो कुछ होश में भी नहीं थी और कम से कम 3 से 4 घंटे दोनों बिल्कुल दरिंदे बन गए थे। और सुबह जो है करीब 4 से 5 बजे उसी हालत में दीपा को दोनों छोड़ के निकल जाते हैं। और सुबह जब होता है दीपा की दादी इंतजार करती है कि दीपा उठेगी, मुझे चाय देगी, मुझे दवा देगी, लेकिन जब सूर्य भगवान निकल आते हैं तब भी दीपा का कोई अता पता नहीं होता है। तो दादी उनकी किसी तरीके से उठती हैं और कमरे में जाती हैं। तो कमरे की स्थिति देख के वो बिल्कुल दंग रह जाती हैं और समझ जाती हैं कुछ ना कुछ हमारी पोती के साथ गलत हुआ है। फिर उसके हाथ और पैर कपड़े से जो बंधे होते हैं वो खोलती हैं और फिर उससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे साथ कौन आया था। तो वो रवि का नाम लेती है। तो दादी उसकी बिल्कुल चौंक जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है, रवि से तो तुम्हारी शादी होने वाली बेटा, रवि तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो दीपा बोलती है दादी रवि ही था और उसके साथ में एक लड़का और था, और जब मैंने उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा तो दोनों मुझे पहले तो मारे, उसके बाद हाथ पैर मेरा बांध के फिर हमारे साथ पूरी रात बर्बरता किए।
इस पर दीपा की दादी को बहुत गुस्सा आता है और दीपा से वो बोलती है कि चलिए तुरंत पुलिस थाने और रवि के खिलाफ हम लोग FIR करेंगे। तो दीपा बोलती है कि दादी 1 मिनट रुक जाइए, एक बार मम्मी से बात कर लेते, मम्मी क्या बोलती हैं। तो वो अपनी मम्मी से बात करती है और मम्मी उसकी मना कर देती है कि बेटा अभी कहीं मत जाना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो रुक जाओ, मैं आ रही हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या है। तुरंत फिर दीपा की माँ कुंभ से अपने ग्रुप को छोड़ के निकल जाती है वापस हरियाणा के लिए। और अपने घर जब पहुंचती है तो सारी जो है आप बीती दीपा अपनी माँ से बताती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, अगर हम लोग थाने में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। तुम क्या दीपक से शादी करना चाहती हो अभी भी? तो दीपा बोलती, मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? जो लड़का शादी के पहले ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसी बर्बरता कर रहा है, और शादी के बाद क्या करेगा? अब आप ये सोच कैसे सकती हैं? तो दीपा की माँ रवि के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि आपने ये क्या किया। तो रवि अपनी गलती मानता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी भी मैं दीपा से शादी करना चाहता हूँ। तो दीपा की माँ उसे गंदी गालियाँ देती हैं। दीपा भी उसे गंदी गाली देती तो कि मैं अब इसके साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों अफसोस कि दीपा की माँ इसको जो है, इस कंप्लेन को रजिस्टर करवाने के लिए थाने पे नहीं जाती हैं और समाज में कोई हमारी बदनामी ना हो इसके लिए वो दीपा को मना करती हैं कि आपको पुलिस थाने नहीं जाना है, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी, आपकी शादी नहीं होगी, हम कहीं निकल नहीं पाएंगे। तो दीपा भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन तक वो शांत रहती है। लेकिन उससे फिर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है कि जो हमारे साथ इतनी घिनौनी हरकत किया, इतनी बर्बरता किया, वो खुले आसमान के नीचे घूम रहा है। जिसके हाथों में बेड़ियां होनी चाहिए वो खुले आसमान के नीचे घूम रहा है और उसे कोई चिंता नहीं है। फिर वो अपनी दादी को लेकर धीरे से अपनी माँ को बिना बताए नज़दीकी थाने पे जाती है और वहाँ पे कंप्लेन लिखाती है। और जब वो कंप्लेन लिखाती है तो वहाँ का जो दरोगा था वो भी बिल्कुल वो हो जाता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। फिर वो दीपक को गिरफ्तार कर लेता है। दीपक से फिर पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? तो बोला कि बस हो गया, अनजाने में हो गया, गलती हो गई, लेकिन अभी भी मैं दीपा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर थाने में उसकी खूब जम के धुलाई होती है कि तू किस मिट्टी का बना हुआ है, ऐसी हरकतें करके फिर सोच रहा है कि तुझसे कोई शादी करेगा। और फिर वो जो अपराध किया था उस पे जो जो धाराएं होनी चाहिए वो सारी धाराएं लगा के दरोगा जी उसको कोर्ट में लेके जाते हैं और अभी भी वो कोर्ट में बंद है। दोस्तों ये सच्ची घटना आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की प्राइवेसी को सबके सामने लाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, वो भी जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। बाकी दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।